दीवानापन एपिसोड 46। अब आगे। तभी विवान ने भी कहा, हाँ जन्नत, तुम मना नहीं कर सकती। मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और कल तो हम एक साथ कपल बनाकर प्रेशर पार्टी में भी आने वाले हैं। ये कहकर उसने जन्नत के हाथ को पकड़ लिया और प्यार से सबको देखने लगा। लेकिन इधर रिधान की नज़र तो सिर्फ उन दोनों के हाथ पर ही टिक गई थी और वो बस खामोशी से उन्हें घूरे जा रहा था। पता नहीं क्यों पर जन्नत को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि रिधान अपनी नज़रों से ही उसे अभी मार कर खा लेगा। तभी वो हिचकिचाते हुए बोली, विवान मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन तभी विवान ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ ना। लेकिन तभी अचानक से रिधान ने अपने हाथ को टेबल पर पटका और बेहद सर्द आवाज में बोला, गेट लॉस्ट राइट नाउ। ये आवाज़ सुनते ही जन्नत एक पल के लिए घबरा गई और वो तुरंत रिधान को देखने लगी और बाकी सब भी हैरानी से उसे देखने लगे। इस वक्त सभी की नज़रें से रिधान पर थी, लेकिन रिधान की गुस्से भरी नज़रें सिर्फ विवान पर थी। तभी भावना ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए। तभी रिधान ने दांत पीसकर कहा, क्या इस लड़की को अभी तक सुनाई नहीं दिया, मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। ये सुनकर अब विवान ने तुरंत जन्नत के हाथ को छोड़ दिया और अपनी जगह से उठकर बोला, मेरे डैड का कॉल आया था, उन्होंने मुझे जल्द से जल्द घर बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू आंटी, आपने मेरे लिए डिनर बनाया। थैंक यू अंकल, आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया। जन्नत, मैं तुमसे कल कॉलेज में मिलता हूँ। ये कहकर वो अब बिना वहाँ पर एक पल भी रुके ऐसे गायब हो गया जैसे कोई हवा हो और इधर सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जन्नत ने नाराजगी के साथ कहा, रिधान मुझे पता है कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप घर में आए मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसे बिहेव करेंगे। जितना आपका इस घर पर हक है उतना मेरा भी है, आपको मेरे दोस्तों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही अब रिधान गुस्से से उसे देखते हुए बोला, इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और आज के बाद कभी ऐसे दोस्तों को अपने घर मत लेकर आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जन्नत हैरान हो गई और हैरानी से बोली, लेकिन क्यों, क्या बुराई है उसमें। उसके जवाब में रिधान ने सर्द आवाज में कहा, उसमें बुराई नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से बुरा है। मुझे उससे अच्छी वाइब नहीं आ रही है, इसलिए उसे मैंने खुद से दूर कर दिया और अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो तुम भी उससे दूर रहना। ये कहकर वो वहां से बिना डिनर किए जाने लगा। लेकिन तभी जन्नत ने दांत पीसकर कहा, आप कोई नहीं होते मुझे सिख या ज्ञान देने वाले, मुझे खुद पता है कि मुझे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। रिधान के चलते कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और जन्नत को एकटक देखकर बोला, क्या तुम्हें वाकई पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। जन्नत ने भी अकड़ कर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपने बारे में सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर रिधान अब तिरछा मुस्कुराया और बोला, फिर तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम बहुत से ऐसे गलत काम कर चुकी हो जो शायद तुम्हें करने नहीं चाहिए थे। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारे उन सभी गलत कामों की सजा एक एक करके दूंगा और यही दूंगा। ये कहकर वो वहां से सीधे बाहर की तरफ जाने लगा और इधर जब जन्नत ने ये सब कुछ सुना तो उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। लेकिन तभी तन्मय ने नाराजगी के साथ कहा, रिधान आज के बाद तुम जन्नत के दोस्तों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करोगे और ये मैं तुम्हें अच्छे से समझा दे रहा हूँ। एक बार फिर से रिधान के चलते कदम रुक गए और वो उनकी तरफ मुड़कर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, डैड जो मुझे नहीं पसंद उसे मैं अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखना चाहता। मैं इस लड़की को टॉलरेट कर रहा हूँ, यही आप सबके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, वरना मैं इस लड़की को भी अपने नज़रों के सामने ना रखता और ये मेरा भी घर है, मेरी मर्जी, मैं यहाँ जिसे देखना चाहूँगा उसे ही देखूंगा। इसके जवाब में तन्मय अभी गुस्से से कुछ कह पाते उससे पहले ही भावना ने उनके हाथ को पकड़कर उन्हें शांत कर दिया और रिधान वहां से चला गया। लेकिन इधर जन्नत भी गुस्से से बिना डिनर किए वहां से जाते हुए बोली, मॉम प्लीज डिनर लेकर मेरे कमरे में मत आएगा, क्योंकि मेरा पूरा मूड खराब हो चुका है। ये कहकर वो वहां से सीधे कमरे की तरफ चली गई और इधर भावना उसे जाते हुए देखते रह गई। तभी तन्मय ने नाराजगी के साथ भावना से कहा, भावना तुम मानो या ना मानो लेकिन तुमने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है। उसने आज जन्नत के दोस्त के साथ जिस तरह बिहेव किया वो रीजनेबल नहीं था। आखिर उसे क्या प्रॉब्लम हो गई है अचानक से विवान से। ये सुनकर भावना भी ना समझी में बोली, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। अभी तक सब कितना अच्छा था,
लेकिन पता नहीं रिधान को अचानक से क्या हो गया और उसने उसे ऐसे जाने के लिए कहा जैसे कि उसे उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो, और वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये सुनते ही अब तन्मय ने कहा, जो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो घर आए तो उसे समझा देना। ये कहकर वो भी वहां से जाने को हुए तो भावना ने कहा, एक लिस्ट आप तो डिनर करके जाए। तन्मय वहां से जाते हुए बोली, जब मेरे दोनों बच्चे नहीं डिनर नहीं किया तो मैं कैसे खा सकता हूँ। ये सुनकर फिर भावना का मुंह बन गया। तन्मय वहां से चले गए। इधर भावना भी बिना डिनर किए अपने कमरे में आ गई। वही जन्नत इस वक्त बहुत ही गुस्से के साथ कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वो दांत पीसकर बोली, रिधान का तो अब बहुत ज्यादा हो रहा है। जब इन्हें मुझसे नफरत है और मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो मुझे क्यों इतना परेशान करते रहते हैं। वो क्यों हर वक्त मेरे आसपास आए लोगों को मुझसे दूर करते रहते हैं। पहले उन्होंने वैभव के साथ ऐसा किया और अब वो विवान के साथ भी वही कर रहे हैं। मैं क्या करूं? दिन पर दिन तो उनकी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वो अब वही बेड पर बैठ गई। पर तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जब अपना फ़ोन देखा तो नैना की कॉल को देखकर उसका मूड और भी ज़्यादा खराब हो गया। उसने चिढ़कर कहा, मैंने अभी तक इस लड़की के नंबर को ब्लॉक क्यों नहीं किया। ये कहकर उसने जैसे ही उसे ब्लॉक करने के लिए फ़ोन को लिया, उसे कुछ याद आया और उसने कहा, नहीं पहले मुझे बात कर लेना चाहिए कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इसके पास कहने के लिए कुछ है तब तो ये दुनिया की बहुत बेशर्म लड़की है। ये कहते हुए उसने अब कॉल पिक किया और बोली, व्हाट हैपन? क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे पास कॉल क्यों कर रही हो? इसके जवाब में उधर से आवाज आई, जन्नत मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज मुझसे बात करो। इसके जवाब में जन्नत ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, हमारे बीच बात करने के लायक कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ और दोबारा से मेरे पास कॉल मत करना। इसी के साथ उसने बिना नैना के आगे कोई बात से नंबर को ब्लॉक कर दिया और चुपचाप बेड पर लेट गई। रात बीत गई। अगला दिन आया। सारा दिन भी इसी तरह चला गया। शाम का वक्त था जब जन्नत फ्रेशर्स पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की स्लिम ड्रेस पहन रखी थी जो थाई कट और स्लीवलेस थी। उस ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और न्यूड मेकअप करके उसने अपने पैरों में हाई हील्स डाली। इसके बाद वो अपना बैग लेकर वहां से बाहर चली गई। वो जब नीचे आई तो भावना ने बहुत ही खुशी के साथ उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर जन्नत ने कहा, मॉम अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। इसके जवाब में भावना ने कहा, हाँ हाँ जरूर। इसके बाद वो वहां से चली गई। कुछ देर में उसकी कार कॉलेज के बाहर रुकी। अब हल्की रात हो गई थी और इस वक्त सभी स्टूडेंट्स रेडी होकर अपने अपने कपल के साथ अंदर की तरफ जा रहे थे। जन्नत जब कार से बाहर निकली तो गेट पर ही विवान उसका ब्लैक सूट में इंतजार कर रहा था। उसे देखते हो वो उसके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो जल्दी अब हम अंदर चलते हैं, वहाँ पार्टी शुरू हो गई है। इसके जवाब में जन्नत भी हल्की स्माइल के साथ अपना सर हिला दी और फिर वो भी उसके साथ सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर गार्डन में ही सारी तैयारियां की गई थी। वहां सभी जूनियर स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे थे जिसमें ड्रिंक शामिल था। फ्लोर पर डीजे साउंड में सभी एक दूसरे की बाहों में बाहर डाले डांस कर रहे थे। ये सब देखकर जन्नत ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, शायद मैं इस तरह से डांस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन विवान ने कहा, क्यों, हमें तो डांस करना ही पड़ेगा। ये कहकर उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। जन्नत उसे मना कर रही थी पर विवान ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो उसे लेकर फ्लोर पर चला गया। इधर दूसरी तरफ उन सब के बीच कोई ऐसा था जो जन्नत को ही घूरे जा रहा था और जन्नत को देखकर वो साइड में गया और उसने किसी के पास कॉल डायल किया। तभी उधर से कॉल पिक हुई और एक भारी आवाज आई, वहाँ क्या हो रहा है? उस इंसान ने कहा, वो अभी उस लड़के के साथ डांस कर रही है। ये सुनकर उधर से कुछ पल के लिए आवाज आना बंद हो गई और फिर तभी उधर से हंसने की आवाज आई। वो हंसी काफी अजीब और डरावनी थी। तभी उसे इंसान ने कहा, 48 घंटे बीत चुके हैं और अब सच सामने आने का वक्त हो गया है। मैंने जो काम दिया है उसे अब तुम नहीं बल्कि मैं खुद अपने तरीके से करूंगा। मैं आ रहा हूँ उसकी जिंदगी तबाह करने। इसी के साथ कॉल कट हुआ और वो इंसान अब जन्नत को देखने लगा। इधर कुछ देर बाद जन्नत शोर से नीचे उतर आई। तभी अचानक से वहां बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही सभी स्टूडेंट तुरंत वहां से इधर से उधर जाने लगे।
जन्नत भी वहां से विवान की तरफ जाने लगी। तभी विवान ने कहा, जन्नत मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले डैड का भी कॉल आया था, मुझे अब जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाना। ये सुनकर जन्नत अभी कुछ उसे जवाब दे पाती, उससे पहले ही विवान वहां से चला गया। इधर जन्नत अब अकेली पड़ गई। वो सीधे रोड साइड पर आई। वहां बारिश काफी ज्यादा हो रही थी। जन्नत जब रोड साइड पर पहुंची तो वहां उसका ड्राइवर नहीं था। ये देखकर जन्नत ने परेशान होकर कहा, आज यहाँ हो क्या रहा है? अब मेरा ड्राइवर कहाँ चला गया? ये कहते हुए जन्नत ऑलमोस्ट भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसकी बॉडी में पूरी तरह से चिपक गए थे, जो उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे, लेकिन वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। वो अपने हाथों से अपने बॉडी को कवर कर रही थी और परेशान होकर बोली, हड़बड़ी में मैं अपना फ़ोन लाना भी भूल गई। अब मैं कैसे कॉल करूंगी और कैसे ड्राइवर को बुलाऊंगी? विवान भी मुझे छोड़कर चला गया और यहाँ मेरा और कोई दोस्त भी नहीं है। ये कहते हुए वो रोड के दूसरी साइड जाकर चलने लगी। बारिश काफ़ी तेजी थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा कोई गाड़ियाँ भी नहीं आ जा रही थी। रोड पूरा खाली था। उसे बारिश में ठंड और डर दोनों ही लग रहा था। वो अभी रोड साइड पर जा ही रही थी कि तभी एक कार आकर उसके पीछे रुक गई। कार की फ्लैश लाइट से वो भी अपनी जगह रुक गई। वो नासमझी में पीछे देखने लगी। तभी उस कार से रिधान बाहर निकला। रिधान को देखते ही जन्नत चिढ़ गई और बिना उसे देख वहां से जाने लगी। लेकिन तभी रिधान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे अंदर आखिर किस बात का घमंड है? तुम तो सूर्यवंशी खानदान की बेटी भी नहीं हो, तो फिर ये घमंड आया कहाँ से? ये सुनकर जन्नत के चलते कदम रुक गए। वो गुस्से से पीछे मुड़ी और बोली, अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे यहाँ कोई बहस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा ठंड से कांप रही हूँ। मुझे घर जाना है और मेरा ड्राइवर भी नहीं है। ये कहकर वो फिर से जाने लगी, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज़ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है रमन। जिस दिन जन्नत को ये पता चलेगा कि वो मेरी और भावना की बेटी नहीं है, यहाँ तक कि वो हमारे सूर्यवंशी खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखती, उस दिन उसे पर क्या बीतेगी? वो तो पूरी तरह से टूट जाएगी। मैं क्या करूँगा उस दिन? वो तो मुझसे भी नफरत करने लगेगी, क्योंकि बचपन में मैंने उसे अपने बच्चे के साथ बदल दिया था। वो मेरा खून नहीं है और ना ही वो सूर्यवंशी खानदान का खून है। तुम ही मुझे अब कोई रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं? मैं जन्नत से उसका ये सच भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो 19 साल से यही जानती है कि वो मेरी बेटी है, जबकि वो मेरी बेटी नहीं है और ना ही वो कोई रिधान की बहन है, बल्कि उसका वजूद हमारे सूर्यवंशी खानदान से पूरा अलग है। ये सारी तन्मे की आवाज़ जब जन्नत के कानों में गई तो उसे ऐसा लगा उसके कान सुन्न पड़ गए हो। उसके पैरों तले जो जमीन थी वो खिसक चुकी हो। उसके कदम भी अपनी जगह बिल्कुल जम गए और वो बिल्कुल दंग रह गई। आखिरकार सच्चाई जन्नत के सामने आ गई। एपिसोड 47। अब आगे। जन्नत को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो नासमझी में रिधान की तरफ मुड़ी। रिधान के हाथ में इस वक्त एक स्पीकर था, जो उस तेज बारिश में भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बज रहा था, जिसमें से इस वक्त तन्मे की आवाज़ आ रही थी। कोई भी सुनकर उसे पर यकीन कर लेता, लेकिन जन्नत ने हंसते हुए कहा, क्या आपको कोई दूसरा तरीका नहीं मिला मुझे बेवकूफ़ बनाने का? ये सुनते ही रिधान के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उस स्पीकर को अपने जेब में डाला और उसकी तरफ बढ़कर बोला, मुझे पता था तुम मेरे डैड की बात सुनकर भी यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं पूरे सबूत के साथ आया हूँ। चलो मेरे साथ। ये सुनकर अब जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। वो अभी कुछ क्या कह पाती, उससे पहले ही रिधान उसके तरफ आया और उसके कलाई को पकड़कर उसे ले जाने लगा। ये देखते ही जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे घर जाना है। लेकिन आज आपकी हरकत ने जता दिया कि आप मेरी सोच से भी ज़्यादा गिरे हुए इंसान हैं। आपको मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत है कि आपने ये झूठा रिकॉर्डर बनवा लिया और उसे मेरे सामने ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि वाकई कि सब कुछ डैड ने कहा हो। आपको क्या लगता है मैं इस पर यकीन कर लूँगी? कभी नहीं। मरते दम तक भी मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे जल्द से जल्द घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। आपकी नज़रों में मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर रिधान ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो बस उसे खींचते हुए सीधे अपने कार में बिठाया। जन्नत घर में आते ही चिल्ला कर बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे अभी के अभी कार से नीचे उतारिए है। मुझे घर जाना है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड में कांप रही हूँ। लेकिन रिधान उसके पास बैठ गया और उसने दूसरे ही पल ड्राइवर को घूरा।
ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और कार लेकर वहां से निकल गया। जन्नत ने देखा कि रिधान उसकी बातों पर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई और चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना अभी के अभी मुझे नीचे उतारिए। मुझे घर जाना है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप एक घटिया इंसान हैं। आप मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ऐसी घिनौनी चालें चल सकते हैं, मुझे कभी यकीन नहीं था। उसकी ये बात सुनते ही अब रिधान उसके तरफ मुड़ा और उसकी बाजू से कसकर पकड़कर बोला, बेशक से मैं तुम्हारी नज़रों में गिरा हुआ हूँ, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं ऐसी झूठी रिकॉर्डिंग को तुम्हें सुनाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी भी कंडीशन समझ सकता हूँ, क्योंकि पिछले 19 सालों से तुम इसी बात पर यकीन करती आ रही हो कि तुम हमारे सूर्यवंशी खानदान की हो और मेरे मॉम डैड तुम्हारे मॉम डैड है। लेकिन मेरे पास अब पूरा सबूत है और बहुत जल्द तुम्हें वो सबूत मिल जाएगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि जिस खानदान के दम पर तुम इतना उछल रही हो वो असलियत में तुम्हारा है ही नहीं, बल्कि तुम तो पता नहीं किसका गंदा खून हो और पता नहीं कौन से घटिया माँ बाप है तुम्हारे। लेकिन इसके आगे अभी रिधान कुछ का पाता उससे पहले ही जन्नत जोर से चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप। अब अगर आपने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रिधान सूर्यवंशी। मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप अपने नफरत की आग में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको सही गलत पहचान की समझ ही नहीं रह जाएगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप चाहे जो भी कहे, मैं कभी यकीन नहीं करूंगी कि वो मेरे मॉम डैड नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं अपने मॉम डैड की गोद में खेलती आ रही हूँ। हमेशा मैंने अपनी तकलीफ में उन्हें रोते हुए देखा है और ये सब कुछ सिर्फ एक माँ बाप ही कर सकते हैं, कोई दूसरे माँ बाप कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर अब रिधान जोर जोर से हंसने लगा। रिधान को ऐसे हंसते देख जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। तभी रिधान ने मुस्कुरा कर कहा, यू नो वॉट, मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। उन्हें लगता है कि दुनिया में जो सामने दिख रहा है वही सही है, लेकिन उन्हें नहीं पता असलियत में दुनिया कैसी है। दुनिया सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है और अपने इशारों पर चलने पर मजबूर करती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें जितना राज करना था तुमने उतना कर लिया है। अब तुम्हारी औकात सूर्यवंशी खानदान के सड़क पर है, न कि उस पैलेस के अंदर। ये कहते हुए उसने उसे धक्का दे दिया और जन्नत सीधे विंडो से टकराए और उसने कसकर सीट को पकड़ लिया। रिधान ने अपना फ़ोन निकाला और वो अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। इधर जन्नत गुस्से से कसमसा रही थी। उसे इस वक्त इतनी ज़्यादा घबराहट और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी चलती कार से कूद जाए, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसका दिमाग इन सब बातों पर यकीन करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे अचानक से इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि जिसके साथ वो इतने सालों से रहते आ रहा है, जिसे वो अपना माँ बाप समझता है, वो आखिर में उसके माँ बाप है ही नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए जन्नत में अपना सरना में जोर जोर से हिलाया और हकलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वही मेरे मॉम डैड है। रिधान मुझसे झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे उस घर से बाहर निकलना चाहते हैं और वो दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि वो इकलौते उस खानदान के बेटे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं भी उस खानदान की बेटी हूँ और मुझे वहाँ से कोई नहीं अलग कर सकता, और मुझे ये भी पता है उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। वो झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हुए वो खुद को कन्विंस कर रही थी, लेकिन रिधान के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही थे। उसके चेहरे पर शैतानियत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में वो कार एक प्राइवेट विला के बाहर आकर रुकी। बारिश अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी और कार रुकते ही जन्नत बिना एक पल भी इंतजार किए तुरंत कार से बाहर निकली और वो अभी नीचे उतर पाती उससे पहले ही रिधान ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें भागने का मौका दूंगा, इसलिए अभी भागने की बेवजह कोशिश मत करो। ये कहते हुए वो उसे लेकर सीधे अपने साथ कार से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाने लगा। जन्नत लगातार स्ट्रगल करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है। ये सुनकर रिधान ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, कौन से मॉम डैड? तुम किस माँ बाप की बात कर रही हो? मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे कोई मॉम डैड भी है। ये सुनकर जन्नत की आंखों में नमी आ गई और उसने दांत पीसकर कहा, वही मॉम डैड जो आपके मॉम डैड है। लेकिन आप इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगी, क्योंकि सबको पता है मैं उनकी बेटी हूं और आपके मानने या ना मानने से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो फिर से अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन रिधान उसे खींचते हुए सीधे अंदर की तरफ लेकर आने लगा।
जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि रिधान आखिर उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था और वो उसे इस अनजान घर में क्यों लेकर आया था। तभी जन्नत के दिमाग में बहुत सारी बेकार की बातें चलने लगी और उसने डरते हुए कहा, कहीं आप यहाँ मुझे जान से मारने के लिए तो नहीं लेकर आए हैं? कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं वापस से उस घर में जाऊंगी तो मोम डैड आपको ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, इसलिए आप मुझे यहाँ पर कैद करके मारना चाहते हो? देखिए, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मैं पहले ही आपसे बता देती हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगी और जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वो अपने हाथ को छुड़ाने लगी, लेकिन रिधान जैसे ही उसे लेकर अंदर हॉल में पहुंचा वैसे ही उसने उसे सीधे सोफे पर गिरा दिया। जन्नत सोफे पर मुंह के बल गिरी और उसके हाथ में चोट लग गई। वो दर्द में सिसक कर बोली, क्या आप पागल हो गए हैं? आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आप साफ साफ मुझे बात क्यों नहीं देते? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और मैं घर जाना चाहती हूँ, सो प्लीज लेट मी गो। ये कहकर वो फिर से सोफे से उठी और जाने लगी, लेकिन एक बार फिर रिधान ने उसे सोफे पर गिराया और बेहद गुस्से के साथ बोला, तुम्हें सच जानना था ना? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था ना? तो अब मैं तुम्हें सच बताऊंगा, वो सच जो मुझे खुद भी कुछ वक्त पहले पता चला। और जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने दुनिया पर एक ऐसी जीत हासिल कर ली हो जहां से मुझे कभी कोई नहीं गिरा सकता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। इधर जन्नत ये सब सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी के साथ कहा, रिधान आखिर आप क्या कह रहे हैं? आप किस सच की बात कर रहे हैं और आप कौन सा सबूत मुझे दिखाने जा रहे हैं? देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करूंगी। वही मेरे मॉम डैड है। जब से मैंने अपनी आंखें खोली है तब से माँ बाप के तौर पर मैंने उन्हें ही देखा है, इसलिए आप कोशिश करना बंद कर दीजिए। लेकिन रिधान अब तक वहां से चला गया था। जन्नत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसने खुद से कहा, आखिर रिधान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कौन सा सच बताने वाले हैं? नहीं, मुझे पता है कि वो मुझसे झूठ बोलेंगे। मुझे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। ये कहकर वो जैसे ही अपनी जगह से उठी और गेट की तरफ दौड़ने को हुई, इस वक्त अपने आप दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते देख जन्नत के कदम रुक और उसने देखा सामने मानिक अंदर आ रहा था। मानिक को देखते ही जन्नत की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उसके पास दौड़ते हुए आए और बोली, मानिक प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। रिधान मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। इस वक्त मानिक के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए उसने जन्नत से धीरे से कहा, जन्नत अभी के लिए तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यही रहना होगा। मानिक की भी ये बात सुनकर जन्नत हैरान हो गई और अब वो चिल्लाते हुए बोली, लेकिन क्यों? आप सब आखिर मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यहाँ पर क्यों रहूं? मुझे मेरे घर जाना है, आप सब सुन रहे हैं ना? लेकिन तभी मानिक ने उसे शांत करते हुए कहा, देखो जन्नत, मुझे पता है आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो बहुत हॉट ब्रेकिंग होगा, इसलिए तुम्हें अभी यहीं रहना होगा, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती। मानिक की ये बात सुनकर अब जन्नत को भी डर लगने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, क्या होने वाला है मेरे साथ मानिक? आपको कुछ पता है क्या? प्लीज मुझे बताए, रिधान क्या करने वाले हैं मेरे साथ? बताए मानिक, प्लीज मेरी बातों का जवाब दीजिए, रिधान क्या करेंगे मेरे साथ? तभी वहां पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा, तुम्हें आज मैं तुम्हारा असली वजूद बताऊंगा। ये सुनते ही जन्नत तुरंत पीछे देखने लगी। रिधान के हाथ में एक फाइल थी और उस फाइल को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था। इस वक्त जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में कहा, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं और ये कौन सी फाइल है? आप मुझे क्या दिखाने वाले हैं? तभी मानिक रिधान के पास आते हुए बोला, रिधान एक बार फिर से सोच लो। लेकिन रिधान ने उसे अपना हाथ दिखा दिया। मानिक के चलते कदम अपनी जगह रुक गए और वो चुप हो गया। तभी रिधान ने उस फाइल को जन्नत की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे तुम पढ़ सकती हो और इसमें लिखी बात को भी तुम समझ सकती हो कि ये ऑथेंटिक रिजल्ट है। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता और न ही कोई इसे झूठा क्रिएट करवा सकता है। ये सुनकर जन्नत के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उसे फाइल को पकड़ा और ना समझी में बोली, क्या है इस फाइल में? इसके जवाब में रिधान तिरछा मुस्कुराया और वो सोफे पर लीन होकर बैठ गया और बोला, तुम्हारी सच्चाई। ये सुनकर अब जन्नत ने धीरे से उस फाइल को ओपन किया और वो उसके पेज को पलटकर काफी ध्यान से पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने 2-3 शब्द को पढ़ा,
अचानक से वो शॉक्ड हो गई और दूसरे ही पल उसके हाथ से वो फाइल नीचे जा गिरी। वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मैं अपने मॉम डैड की बेटी नहीं हूँ। ये कहते हुए जन्नत अपने कदमों से भी लड़खड़ा गई, लेकिन तभी मानिक ने उसे संभाल कर कहा, जन्नत संभालो खुद को। तभी जन्नत ने मानिक को जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सरासर झूठ है, ये फाइल फेक है, मुझे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर यकीन नहीं है, मेरे मॉम डैड मेरे हैं, मैं उनकी सगी बेटी हूँ, ये सब झूठ है। तभी रिधान ने मानिक को देखकर कहा, अब तुम ही इसे समझाओ। ये सुनकर मानिक ने अपना सर नीचे झुका लिया, तो जन्नत ने मानिक को देखकर कहा, बताएं मानिक, आप तो डॉक्टर हैं ना, और आपके पास तो इतनी डिग्रियां हैं। ये झूठ है ना, ये रिपोर्ट बिल्कुल भी सच नहीं है। राइट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी ही मॉम डैड है। ये झूठ है ना, प्लीज मानिक कुछ तो बोलिए। और फिर तभी मानिक ने आखिर में धीरे से कहा, आई एम सॉरी जन्नत, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच है। तुम तन्मय अंकल और भावना आंटी की असली बेटी नहीं हो, बल्कि तुम तो किसी और की बेटी हो, जिसे उन लोगों ने 19 साल पहले शायद अडॉप्ट किया था, या फिर पता नहीं कैसे अपनी बेटी का नाम दे दिया था। ये सुनते ही अब जन्नत हक्की बक्की रह गई और उसकी आंखें हैरानी और सदमे के साथ फैलती चली गई, और देखते देखते वो अचानक ही धम्म से जमीन पर जा गिरी, जिसे देखते ही मानिक जोर से चिल्लाया, जन्नत। लेकिन वही ये देख रिधान के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। कैसे संभालेगी जन्नत खुद को अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच जानने के बाद? क्या करेगा इसके बाद रिधान? क्या करना चाहिए अब जन्नत को? फैंस अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।